हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मुकेश जोशी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो है जावास्क्रिप्ट सीरीज की अनदर एपिसोड, जिसमें बात करने वाले जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के ऊपर। इससे पहले फंक्शंस के ऊपर बात करूँ, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है ड्राई। देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ड्राई, और इस कॉन्सेप्ट का सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा इसको बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट किया जाता है डेवलपमेंट फील्ड में, और इसका सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा मतलब है, वो है डोंट रिपीट योर सेल्फ। जब भी हम ट्राई की बात करते हैं, ये हमें हेल्प करता है मेंटेनेबल, हाईली स्केलेबल और कंसाइज कोड लिखने में। और यही इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बेस है जावास्क्रिप्ट फंक्शन का। इससे पहले जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं, कुछ सिंपल सा कोड लिख के देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट कोड हेल्प कर सकता है हमें, और किस किस चीज़ों में हेल्प कर सकता है। पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स, और इसकी वैल्यू है 10। फिर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ वाई, इसकी वैल्यू है 10। फिर मैं इन दोनों का सम कर देता हूँ, और मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं कहता हूँ एक्स प्लस वाई। यहाँ पे देखो कि मैं 3 लाइन ऑफ कोड लिखा है, और ये 3 लाइन ऑफ कोड मुझे हेल्प करता है दो नंबर के सम करने पे। ना कुछ लाइन्स ऑफ कोड के बाद मैं कहता हूँ कि मेरा एक वेरिएबल z है जिसकी वैल्यू 52, और एक वेरिएबल है ऐसे जिसकी वैल्यू 20। ना अगर अगेन मैं इन दोनों नंबर का सम करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे देखोगे कि उनका सम प्रिंट हो रहा है। नाउ अगेन मैंने तीसरा केस आया, मेरे पास कुछ कुछ कोड के बाद मुझे दोबारा 2 नंबर का सम करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे मेरे पास दोबारा मुझे सम करना पड़ा है, यानी कि 3 बार मेरे को सम करना पड़ा, 3 बार। अब यहाँ पे ड्राई कॉन्सेप्ट देखो कि मैं, अगर मैं ड्राई कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, तो मैं 3 लाइन ऑफ कोड को बार बार रीयूज़ कर रहा हूँ। मैं दो वेरिएबल बना रहा हूँ, और बार बार फिर मैं उनका सम प्रिंट कर रहा हूँ। दो वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं उनका सम प्रिंट कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जहाँ पे हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब ना फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली फंक्शन क्या है, कुछ लाइंस ऑफ कोड का मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम एक फंक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं, और ये डेफिनेशन को हम कॉल कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। यानी कि यहाँ पे हमें 3 लाइन को अगर हम बात करें, जहाँ पे हम 2 नंबर ले रहे थे और उसका सम प्रिंट कर रहे थे, इस कोड को जो अगर मुझे रीयूजेबल बनाना है, तो इसको मैं एज अ फंक्शन की डेफिनेशन बनाऊंगा। ना फंक्शन लिखते किस तरीके से, फंक्शन लिखने का बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। कीवर्ड यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, जैसे वेरिएबल के लिए हम वार यूज़ करते हैं, लेट करते हैं, कॉन्स्ट करते हैं। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक कीवर्ड है, इसका नाम है फंक्शन। ना ये फंक्शन के बाद हम फंक्शन का नाम देते हैं। फंक्शन नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उसकी नेमिंग स्कीम है बिल्कुल वेरिएबल की तरह, यानी कि कैमल केसिंग होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यही है। लेकिन आप कुछ भी रख सकते हो। इस फंक्शन के जो नाम होगा, इसमें स्पेस नहीं हो सकता, और इसकी जो स्टार्टिंग है, जो फर्स्ट लेटर है, वो नंबर नहीं हो सकता। उसके ऊपर आप, उसके बाद आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन का नाम रखता हूँ, लेट्स से सम। नाउ जब हम फंक्शन का नाम लिख दिया, तो अगली जो चीज़ होगी वो होगी पैरेंथेसिस, यानी कि राउंड ब्रेसेस। ये जो पैरेंथेसिस होती है, ये हमें हेल्प करती है उन डेटा को स्टोर करने पे, उन डेटा को डिफाइन करने में जो रिक्वायर्ड होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन को रन करने के लिए। यानी कि जैसे मैं, अगर मुझे फंक्शन बनाना है जो 2 नंबर का सम करता है, तो वो 2 नंबर कौन से होंगे वो मुझे फंक्शन को बताने पड़ेंगे, या फिर फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फंक्शन को चाहिए होंगे 2 नंबर, ताकि वो उसका सम कर सके। नाउ ये जो दो दो नंबर है, ये इनके बारे में हम बात करेंगे इन पैरेंथेसिस के अंदर। यानी कि पहला जो हमने कीवर्ड यूज़ करा वो है फंक्शन जावास्क्रिप्ट के लिए। दूसरा जो हमने की वर्ड यूज़ करा है वो है फंक्शन का नाम। ये नाम हमने यूज़ करा है खुद के लिए, ताकि इस नाम को हम यूज़ करके इस फंक्शन को कॉल कर सके। नाउ जो तीसरी चीज़ हम बात करने वाला है, पैरेंथेसिस के अंदर जो डेटा आने वाला है, ये हम कर रहे हैं फंक्शन के लिए, ताकि फंक्शन इस डेटा को यूज़ करके प्रोसेसिंग कर सके। नाउ जो डेफिनेशन, अगली जो चीज़ है वो है कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम हमारी पूरी डेफिनेशन आती है। ये कर्ली ब्रेसेस हम हेल्प करता है कंपाइलर को बताने के लिए कि कहाँ से लेके कहाँ तक का कोड की जो कोड है वो बॉडी है या डेफिनेशन है उस पर्टिकुलर फंक्शन की। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये कर्ली ब्रेसेस हेल्प करता है बताने में फंक्शन को कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो ब्लॉक है, लाइन्स ऑफ कोड है, वो उस पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन है। तो जो कर्ली ब्रेसेस हमें हेल्प करते हैं डिफाइन करने में उस पूरी की पूरी फंक्शन की कितने जो डेफिनेशन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। अब जितने भी उस फंक्शन की डेफिनेशन होगी, जो पूरा कोड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आने की आएगा। यानी कि जो भी कोड, जो भी लॉजिक्स है, जो भी कोड हमें रीयूज़ करना है, वो इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही आएगा। जब भी हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाते हैं, तो जो फंक्शन का कोड होता है, जो कोड हम रीयूज़ करने वाला है, वो खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे कि इस केस में हम यहाँ पे देख सकते हो, जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेरा एम रेगुलर कोड है, ये एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि एक रेगुलर कोड है। यानी कि ये एक फंक्शन की बॉडी नहीं है, ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। लेकिन जो फंक्शन की डेफिनेशन आई एम अ फंक्शन, वो खुद से कॉल नहीं हुआ है, यानी कि वो मेरा काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एक फंक्शन खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता। और एक नाउ जो अगली चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो इन्वोकेशन है। फंक्शन इन्वोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी किसी फंक्शन को आप कॉल करते हो, फंक्शन को बोलते हो कि तू अपना कोड रन कर दे,
इस पूरी टर्म को बोलते हैं इन्वोकेशन, यानी कि जब किस फंक्शन को जब हम कॉल करने की बात करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि फंक्शन को आप वाया एन इवेंट कॉल कर सकते हो, ऑन एन इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने बटन पे क्लिक करा, किसी इमेज पे क्लिक करा, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस होवर करा, या फिर आप उसको कॉल कर सकते हो वाया कोड, यानी कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है ताकि वो फंक्शन उसकी हेल्प कर दे किसी पर्टिकुलर लॉजिक पे या किसी पर्टिकुलर प्रोसेसिंग पे या फिर डेटा प्रोसेस, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कोड लिख रहे हो ना। जो तीसरा तरीका है वो है सेल्फ कॉलिंग, यानी कि फंक्शन खुद को कॉल कर सकता है, उसको ज़रूरत नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी, चाहे वो इवेंट हो या फिर कोई दूसरा फंक्शन हो, वो उसको कॉल करे, यानी कि खुद से भी कॉल कर सकता है खुद को। तीनों पे हम एक एक करके बात करते हैं। जो पहला चीज़ है इवेंट, उसके लिए सबसे पहले हम एक बटन बना लेते हैं ना। बहुत ही सिंपल है, मैंने एक बटन बना लिया, उस बटन के अंदर मैंने ऑन क्लिक का एक ट्रिगर डाला, इवेंट डाला, जहाँ पे मैंने बोला कि जब भी तेरे पे क्लिक होगा तेरे को सम नाम के फंक्शन को रन करना है। जो मेरा फंक्शन का नाम है ये मैंने यूज़ करा है आपने HTML पे, और यहाँ पे रेफरेंस दिया गया कि तुझे कौन सा फंक्शन रन करना है, ये नेम सेम होना चाहिए तभी मेरा फंक्शन काम करेगा। यहाँ पे ये पहला इन्वोकेशन का तरीका है जिसमें हम इवेंट के थ्रू अपने फंक्शन को रन करेंगे। और जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो वो पर्टिकुलर कोड मेरा रन हो जाएगा, जो मेरा लाइन ऑफ कोड है वो मेरा रन हो जाएगा। जो दूसरा इन्वोकेशन का तरीका है वो है वाया कोड, यानी कि एक फंक्शन है जो अभी तक हमने सीखा कि हमने कैसे एक फंक्शन को इवेंट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, यानी कि जो किसी बटन पर क्लिक हुआ तो फंक्शन किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। बटन को हमने मैप करा फंक्शन के नाम से, फंक्शन का नाम हमने बटन के ऑन क्लिक पे सेट करा, और जब भी फंक्शन पे बटन पे क्लिक होगा ये फंक्शन कॉल होगा। अब हम देखते हैं किस तरीके से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, या फिर ये यानी कि एक हम किस फंक्शन को वाया कोड किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन को वाया कोड कॉल करने के लिए आपको सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस यूज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सम था, मैं सम लिखता हूँ और उसके बाद मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सेव करता हूँ, आप देख सकते हो मुझे बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और मेरा फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, यानी कि मैं वाया कोड उसे कॉल कर पा रहा हूँ। अगर मैं ट्रिगर करूँगा, बटन पे क्लिक करूँगा तो भी फंक्शन काम करेगा, लेकिन वाया कोड भी मैं इसको रन कर पा रहा हूँ। यानी कि मुझे अब किसी इवेंट पे बेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे किसी फंक्शन को रन करना हो किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट पे, जहाँ पे मतलब मुझे उस फंक्शन की ज़रूरत है, तो मैं उसको कॉल कर सकता हूँ वाया कोड। बहुत सारी सिचुएशंस में हमें वेरिएबल स्कोपिंग करनी पड़ती है, और जो फंक्शंस होते हैं ये इसमें एक टाइप होता है जिसको कहते हैं सेल्फ कॉलिंग फंक्शन। ये फंक्शन होते हैं जिनको जो ना ट्रिगर पे बेस होते हैं, ना इवेंट पे बेस होते हैं, ना वाया कोड इनको कॉल करना पड़ता है, यानी कि खुद ही कॉल हो जाते हैं। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे, जैसी फंक्शन की स्टेटमेंट आएगी, ये खुद ही डेफिनेशन के साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना। इनको बोलते हैं सेल्फ कॉलिंग फंक्शन। ये फंक्शन बहुत ही सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू जो रेगुलर फंक्शन होता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सिंटैक्स में बहुत ही बेसिक सा चेंज आता है। एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन को लिखना के सिंटैक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले कि इसको लिखने का स्टाइल मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। पहले तो हम बनाएंगे 2 राउंड ब्रेसेस, यानी कि 2 पैरेंथेसिस। 2 पैरेंथेसिस बनाने के बाद जो पहला पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम अपनी डेफिनेशन लिख देंगे, यानी कि मैं इसको बोलता हूँ फंक्शन, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ अलर्ट। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जो मैंने सेल्फ कॉलिंग फंक्शन डिफाइन करा है, इसका कोई नाम सेट नहीं करा है। जैसे आप देखोगे जब से मैंने सम की बात करी तो सम पे मैंने सम एक फंक्शन का नाम था, उसकी पहचान है सम नाम से, लेकिन जो सेल्फ कॉलिंग फंक्शन है इसकी कोई पहचान नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे नाम देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इस फंक्शन को मैं कभी कॉल ही नहीं करूँगा इसके नाम से। ये एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन है जो खुद को कॉल करेगा, यानी कि जैसे ही कंपाइलर 13वीं लाइन पे आएगा और इस कोड को पूरा रीड करके फंक्शन की डेफिनेशन समझ जाएगा, वो उस फंक्शन को कॉल कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास प्रॉपर एक अलर्ट आ गया, यानी कि वो मेरा अलर्ट बाय डिफ़ॉल्ट काम कर गया। ना मैंने कोई इवेंट करा, ना मैंने इस फंक्शन को वाया नेम कॉल करा, ये फंक्शन खुद ही कॉल हो गया, और इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं सेल्फ कॉलिंग फंक्शन। सिंटैक्स बहुत सिंपल है, दो राउंड ब्रेसेस, उसके अंदर फंक्शन की स्टेटमेंट विदाउट नेम ना। हमने अब तक बात करी कि इस फंक्शन की इन्वोकेशन किस तरीके से करनी, चाहे वो इवेंट है, चाहे कोड है, चाहे सेल्फ कॉलिंग फंक्शन है। और अब हम बात करने वाले हैं पैरामीटर्स के ऊपर। जैसे मैंने बताया था कि जो फंक्शन को कोई बहुत बार ऐसा होता है कि फंक्शन को कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जो डेटा वो यूज़ करेगा उस पर्टिकुलर फंक्शन की स्टेटमेंट्स को या फिर प्रोसेसिंग करने के लिए जो ब्लॉक ऑफ कोड वो यूज़ कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सम करता हूँ, मैं सम का एक फंक्शन है जो 2 नंबर का सम करेगा ना। वो जो 2 नंबर कौन से होंगे वो मुझे उस सम को बताने पड़ेंगे, यानी इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक फंक्शन को चाहिए होते हैं अपनी लॉजिक रन करने के लिए। जैसे मुझे 2 नंबर चाहिए, तो जो भी राउंड ब्रेसेस या पैरेंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर अपने पैरामीटर्स को मेंशन करेंगे। जैसे मुझे 2 नंबर चाहिए तो मैं दो वेरिएबल्स या 2 पैरामीटर्स, वेरिएबल्स पैरामीटर के अंदर डिफाइन करूँगा, ऐसा पैरामीटर डिफाइन करूँगा। मैं कहता हूँ जब भी सम होगा मुझे ए और बी चाहिए, और जब ए और बी मिलेंगे, मैं ये एक सिंपल सा फंक्शन है जो 2 नंबर का सम प्रिंट करता है। अब अगर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ वाया कोड, मैं कहता हूँ सम, मैं कहता हूँ 10 और 20, और मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 30 प्रॉपर एक प्रिंट हो रहा है, यानी कि फंक्शन में मेरा सम काम कर रहा है।
लेकिन यहाँ पे देखोगे कि जो 30 है वो मेरा प्रिंट तो हुआ है, लेकिन मैं इसको कहीं स्टोर नहीं कर पाया है। बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जो डेटा होता है, जो रिजल्ट आता है उस पूरे फंक्शन के, लाइक जो आउटपुट है वो मुझे प्रिंट, वो मुझे स्टोर करना है। मैं चाहता हूँ कि वो कहीं पे स्टोर हो जाए ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। अब मानो कि ये जो सम आया था, मुझे सम स्टोर कर, मुझे मेरे पास एक वेरिएबल है z करके, इसकी वैल्यू है 300, और जो भी सम आया था उन दो नंबर का, मुझे वो इस पे प्लस करना था या इस पे माइनस करना था। और फिर मैं चाहता था कि जो z की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, यानी कि उस पे से प्लस होके उस पे माइनस होके वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। अब ये किस तरीके से करा जाएगा? अब जो वैल्यू होती है, जब भी कोई फंक्शन होता है, जब उसको अपनी कोई भी चीज़ रिटर्न करनी होती है, यानी कि जब उसको लौटाना होता है, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मम्मी मुझे बोलती है कि बेटा ले पैसे ले जा 100 रुपये और सामान ले आ मार्केट से, और जो पैसे बचेंगे वो वापस दे देना, यानी कि जो पैसे बचे हैं वो वापस दे देना, और मुझे बिल भी वापस देना मम्मी को घर में आके। ना ये जो वापस देने वाली बात है कि जब मैं मार्केट गया, मैंने सामान लिया, पूरी प्रोसेसिंग कर दी, सारे काम कर दिए, जो वापस घर में आया और जो आउटपुट था, बिल और जो बचे हुए पैसे, वो मुझे मम्मी को लौटाने हैं। तो इस जो लौटाने वाले, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिटर्न। तो ये कीवर्ड है जो हमें हेल्प करता है किसी फंक्शन पे रिटर्न करने पे। यानी कि अगर मुझे कोई चीज़ लौटानी है वापस, जैसे किसी फंक्शन को कॉल करा गया है और जिसने कॉल करा है उसको मुझे लौटानी है कोई भी चीज़, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा रिटर्न। रिटर्न एक बहुत सिंपल सा कीवर्ड है, मुझे लिखना है रिटर्न, और मैं करूँगा ए प्लस बी। यानी कि इस केस में अभी मैं कुछ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्रिंट करना होगा तो प्रिंट मैं यहाँ कर सकता हूँ, यानी कि ये कितनी भी लाइन्स ऑफ कोड हो सकता है, मैं ए और बी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे कंसोल प्रिंट करूँ, चाहे डॉक्यूमेंट राइट करूँ। लेकिन आखिरी में मेरी आखिरी लाइन है रिटर्न, यानी कि रिटर्न, मैं जब मैंने रिटर्न कर दिया ना, तो ये मेरी आखिरी लाइन होगी। हमेशा किसी फंक्शन की जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो लास्ट लाइन होगी। रिटर्न के बाद कोई भी कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, तो यहाँ पे देखोगे मैं चाहे कितना भी बार इसको रन कर लूँ, ये कोड कभी प्रिंट नहीं होगा। यानी कि अगर मैंने एक बार पैसे दे दिए और बिल दे दिए, तो दोबारा मैं उस पैसे को यूज़ कर ही नहीं सकता हूँ, वो काम हो चुका है। अगर मम्मी ने मुझे 100 रुपये दिए थे और आखिरी में 10 रुपये बचे हैं, और अब मैंने मम्मी को वो 10 रुपये लौटा दिए हैं, और अब अगर मैं सोच रहा हूँ यार 10 रुपये का कुछ लेके आ जाऊँ, तो मेरे पास तो वो है ही नहीं। तो यानी कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये फंक्शन यहाँ पे काम करना बंद कर जाता है। रिटर्न के बाद तो फंक्शन कुछ काम नहीं करता है। सेम अगर मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल में दिखाऊँ, रिटर्न से पहले का जो हेलो है वो प्रिंट होगा, लेकिन रिटर्न के बाद का हेलो प्रिंट नहीं होगा। तो जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये बहुत सिंपल सी है, ये रिटर्न कर देती है जिसने भी इसको कॉल करा है। अब इसने कॉल करा, यानी कि यहाँ पे देखोगे जो वेरिएबल है, यहाँ इसने लौटा दी, यहाँ पे मैंने बोला कि 10 और 20 को सम कर दे, यानी कि प्लस कर दे, और इसने प्लस करके लौटा भी दिया है, लेकिन मुझे कहीं दिख नहीं रहा, ना यहाँ प्रिंट हो, ना है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करा है, और ना ही मैंने वो कहीं पे स्टोर हुआ है। तो वो स्टोर किस तरीके से होगा? तो स्टोर करने का तरीका क्या है कि जिसने कॉल करा है ना, ये उसके ऊपर है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि मतलब वो उसको स्टोर करे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ एक्स, और मैं इक्वल टू साइन सेट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि एक्स की ज़िम्मेदारी है और एक्स पे स्टोर करना है, यानी कि एक्स कॉल कर रहा है सम को, और जो सम की ज़िम्मेदारी है कि वो रिटर्न करे, और जो भी रिटर्न होगा वो एक्स की ज़िम्मेदारी कि वो खुद स्टोर करे। यानी कि एक्स पे वो वैल्यू स्टोर होगी जो सम ने लौटाई है। और अब अगर मैं कहता हूँ राइट जेड माइनस एक्स, और अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे देखोगे 270, यानी कि जो एक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ एक्स को, तो आप देखोगे जो एक्स की वैल्यू है वो 30 हुई। यानी कि जो फंक्शन है वो इतना केपेबल है कि कोई भी चीज़ लौटा सके उसको, जिसने उसको कॉल करा है। इस केस में एक्स ने सम को कॉल करा, इस केस में एक्स ने सम को कॉल करा जिसने दो वेरिएबल का सम करा था, और उस एक्स को हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर किसी प्रोसेसिंग के। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ ए और बी, दोनों को अलग अलग वैल्यू देता हूँ, सम पे उन ए और बी को कॉल करता हूँ, सी पे स्टोर करता हूँ, और सी पे प्रॉपर कोई प्रोसेसिंग करता हूँ। तो फंक्शन हम बहुत ज़्यादा लाइक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं कि लाइक जो कोड है ना, जो कोड है वो रीयूजेबल तभी बनेगा जब उस कोड को मॉडिफाई कर पाएंगे, ऑल्टर कर पाएंगे सिचुएशन बेसिस पे। जैसे अगर मुझे 2 नंबर का सम करना है, अगर उन 2 नंबर को डायनेमिकली चेंज कर पा रहा हूँ, कंडीशन पे बेसिस पे चेंज कर पा रहा हूँ, यानी कि इस टाइम पे मुझे इन 2 नंबर का सम चाहिए, इस टाइम पे मुझे इन 2 नंबर का सम चाहिए, तभी वो फंक्शन लाइक एक्चुअल में रीयूजेबल और इम्प्लीमेंटेबल हो पाएगा इन रियल केसेस पे। तो अब तक हमने सीखा कि डेफिनेशन क्या, हमने सीखा इन्वोकेशन क्या, हमने सीखा रिटर्न किस तरीके से करता है। नाउ हम सीखेंगे लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। नाउ जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं बहुत सिंपल चीज़ है। एक वेरिएबल हमने दो बनाए हैं, उसके बाद यहाँ पे देखोगे एक्स और वाई मैंने एज ए पैरामीटर पास करें, फिर आप देखोगे एक्स और वाई मैंने यहाँ पे प्रिंट करें, मतलब मैंने एज ए फंक्शन के अंदर यूज़ करें। फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है जेड, फिर मैंने राइट करा है जेड, फिर मैंने रिटर्न करा है जेड, और फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया है जेड, और उसके अंदर फिर मैंने प्रोसेसिंग करी है और एक्स और वाई की। अभी इतना कन्फ्यूजिंग हो गया है कि जो ये एक्स और वाई है,
ये कौन सा एक्स और वाई है, ये वाला एक्स और वाई है या फिर ये अलग ही एक्स और वाई है, और जो जेड है ये मैंने दो दो बार डिफाइन क्यों करें, क्योंकि अगर आपने को पता हो जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, जावास्क्रिप्ट में क्या है कि अगर आप एक वेरिएबल एक ही नाम को दो दो बार डिफाइन करोगे तो वो हमेशा आपको एरर देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल दिखा देता हूँ आपको इंस्पेक्ट करके, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है और क्या चीज़ है। ना इस पूरे कोड पे हमें सीखनी पड़ेगी एक चीज़ जो है स्कोपिंग। जब भी हम किसी फंक्शन की डेफिनेशन मेंशन करते हैं, यानी कि जहाँ पे देखोगे, जहाँ पे 5 से लेकर 9 तक जो मेरी लाइन ऑफ कोड है, ये मेरे एक फंक्शन की डेफिनेशन है, जिसमें मैं फंक्शन प्रोसेसिंग को समझा रहा हूँ कि फंक्शन प्रोसेसिंग किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से बिहेव होगा जब भी उस फंक्शन को कॉल करा जाएगा। और जो लाइन नंबर 10 है, इसमें पूरे प्रोसेसिंग फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। इस टाइम पे मैं बात करूँगा 5 to 9, यानी कि जितनी भी बात अब मैं बोलूँगा वो लाइन नंबर 5 to 9 तक अप्लाई होती है। जब हम किसी फंक्शन की पैरामीटर्स को मेंशन करते हैं, जैसे लाइन नंबर 5 पे मैं एक्स और वाई की लाइक पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, तो जब ये राउंड ब्रेसेस है जिसके अंदर हमारे सारा पैरामीटर्स आते हैं, ये बिल्कुल लाइक इनके नाम बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ग्लोबल वेरिएबल से मैच करता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरे ग्लोबल वेरिएबल है एक्स और वाई, उनके साथ मेरे पैरामीटर्स के नाम मैच हो रहे हैं डेफिनेशन में। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे सिचुएशंस होंगे जो आपके पैरामीटर्स के नाम होंगे मैच होंगे, लेकिन ये कभी भी उनको रेफरेंस नहीं होंगे, चाहे एक्सीडेंटली आपने नाम सेव करे हो चाहे इंटेंशनली नाम सेव करे हो, लेकिन ये कभी भी उनको रेफरेंस नहीं होंगे। यानी कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्स और वाई एज अ पैरामीटर मिलेंगे। अब जो ये एक्स और वाई है, तो ये नाम इस तरीके से क्यों हुआ है, क्यों मतलब प्रोसेसिंग की जब डेफिनेशन करी है तो मैंने एक्स और वाई क्यों बोला है इन्हें। मैंने कुछ भी बोल सकता हूँ, ये सिर्फ सिर्फ लाइक इस तरीके से बोलना है कि जब मैं फंक्शन की जो मेरे फंक्शन की डेफिनेशन है, यानी कि 6, 7 और 8 जो 3 लाइन है जो फंक्शन की एक्चुअल में डेफिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ उस उन 3 लाइन पे मैं इन दो वैल्यूज़ को किन नाम से यूज़ करूँगा। ये वो चीज़ है, यानी कि मैं बोलता हूँ कि जो फंक्शन की डेफिनेशन में दो वेरिएबल आने वाले हैं, कुछ भी नाम हो सकता है उनका, लेकिन जो भी उनका नाम होगा उनको मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर मैं बोलूँगा उनको एक्स और वाई। अब जो एक्स और वाई है, ये छठी लाइन पे मैं जिसको बोल रहा हूँ कि जेड में एक्स और वाई स्टोर हो रहे हैं, तो ये एक्स और वाई मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं है बट मेरे पैरामीटर्स हैं। और जो मैं जेड प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा ये जेड प्रिंट हो रहा है। तो अब थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा, और अब इसको थोड़ा मैं रीफैक्टर करता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले। नाउ मैंने थोड़ी चेंजेस करे हैं और मैंने जो पैरामीटर्स हैं उनके नाम चेंज करे हैं, प्रोसेसिंग के नाम चेंज करे हैं। तो यहाँ देखोगे जो ए एक्स और ए वाई है, ये वो है लाइक ये जो ए एक्स ए वाई जिनको मैं सम कर रहा था, ये इन दोनों को रेफर कर रहे थे, ना कि मेरे एक्स और वाई को। जो मेरा वेरिएबल है जेड जो मैंने फंक्शन के अंदर बनाया, यानी कि लाइन नंबर 6 पे, ये इसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के अंदर तक ही है। यानी कि जो मैंने वेरिएबल जेड बनाया है ये मर जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे ही मेरा फंक्शन मरता है। यानी कि जब भी फंक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा, ये वेरिएबल की एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ग्लोबल वेरिएबल है एक्स और वाई, ये तब तक चलेंगे जब तक मेरा ब्राउज़र में मेरी वेबसाइट ओपन है। लेकिन जो मेरा वेरिएबल जेड है जो प्रोसेसिंग के अंदर है, ये मेरे लाइन नंबर 10 के एंड होने होने तक ये मर जाएगा। यानी कि जब भी मेरे लाइन नंबर 10 पे एक वेरिएबल बन रहा है जेड, चाहे उसका नाम कुछ भी होता, प्रोसेसिंग हुई है जिसमें मैंने दो नंबर पास करे एक्स और वाई, और जब भी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई है, यानी कि जब वो रिटर्न उसने कर दिया, उसके बाद एक जो जेड वेरिएबल है इसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। अब जो वेरिएबल जेड है ये और ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इसको नहीं पता, ये कभी भी लाइक इसको कभी भी इसके बारे में नहीं पता चलेगा। यानी कि दो एक नाम के दो बंदे हैं यहाँ पे, लेकिन इसको कभी जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको कभी भी लोकल किसी फंक्शन के लोकल वेरिएबल के बारे में नहीं पता चलेगा, या फिर ये कभी उससे इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कभी आपस में कभी नहीं मिलेंगे। इनकी एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही है। यानी कि इस जेड को मैं सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रेस के अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ, इससे बाहर इसको कोई नहीं पहचानेगा। जैसे हमारे घर के निकनेम होते हैं बहुत सिंपल टर्म्स में, अगर फॉर एग्जांपल मेरा घर का नाम का कुछ है, और अगर वो किसी जानने वाले के सामने अगर आप उस निकनेम को बोलते हो या उससे पूछते हो कि क्या तो उसको जानता है, या फिर आपके बहुत बार आपके सिचुएशन में ऐसा होता है, तो बहुत मोस्ट ऑफ किसी ऐसा होता है कि अगर आपके दोस्त को जिससे वो पूछे जा रहा है अगर उसको आपका निकनेम नहीं पता है, तो वो कभी भी नहीं बता पाएगा, वो पहचानेगा ही नहीं जब तक वो आपके एक्चुअल नेम को यूज़ ना करे जिससे आपको वो रेफरेंस कर सके, जिससे वो आपको जानता है। तो कुछ बेसिक एक बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल था जिसमें हमने फंक्शन की बात करी, डेफिनेशन की बात करी, इन्वोकेशन की बात करी, रिटर्न की बात करी, लोकल वेरिएबल्स की बात करी। तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर और बात कर सकते हैं हम, एरो फंक्शंस के ऊपर, रेस्ट पैरामीटर के ऊपर, फंक्शन क्लोजर के ऊपर। लेकिन अगर मैं इसी में एक्सप्लेन करने लगूंगा ना तो फिर ये फंक्शन थोड़ा लाइक उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेगा पूरा टॉपिक, इसलिए मैंने ये जो तीन टॉपिक है इनको थोड़ा एडवांस के लिए बचा कर रखा है। लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और अच्छे से बात करूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही जिसमें हमने फंक्शंस के ऊपर बात करी। कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। जब तक सीरीज़ है, अगर जावास्क्रिप्ट आप सीख रहे हैं और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं
प्लीज़ वॉच द वीडियोस, आई होप आपको पसंद आएगी। और अगर आपने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं कराया तो मैं डेली सुबह 10 बजे एक टॉपिक वहाँ समझाता हूँ स्लाइड्स में। तो प्लीज़ डोंट forget to check my Instagram profile and please make sure to follow me there as well. With that being said, I will see you in the next video.